हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के 2019 में बिहार बोर्ड द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया था हिंदी में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्या हमारा जो वीडियो अभी आ रहा है वह क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन सभी पर वीडियो आ रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने 2009 से 2018 तक का हिंदी में क्या क्या पूछा था उनको हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाके उसे देख लेंगे, क्योंकि वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमारा इस वीडियो में चर्चा करेंगे वह 2019 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। आखिर कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। अगर सब्जेक्टिव की बात करें, अगर आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे और सब्जेक्टिव का वीडियो आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वह 2019 में ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे। आखिर बिहार बोर्ड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछा था और उसकी आंसर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्या सबसे पहला सवाल आज हमारा आता है, क्या आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, क्या आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अमानुष, नास्तिक, शैतान या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा क्या आस्तिक का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह होता है आपका नास्तिक। दूसरा सवाल पूछा गया था, क्या सज्जन का संधि विच्छेद है। तो इस बात को पहले आप समझिए, आखिर प्रीवियस ईयर का सवाल क्यों हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो आप इस बात को जान लीजिए, क्या अगर आप पूरी प्रीवियस ईयर का सवाल को पढ़ लेते हैं तो आप 50% को ऐसे ही सभी सवाल को हल कर देंगे। आप देख लीजिएगा, क्या 2018 में जो सवाल पूछा गया था वह 2019 में पूछा है, 2019 में जो पूछा गया था वो 20 में भी पूछा है। इसी प्रकार से हर बार सवाल को दोहराया जाता है कुछ ना कुछ प्रतिशत। तो इसलिए हम लोगों को पढ़ना जरूरी हो जाता है, जिससे कि आप लोगों को हम सबसे पहले 2009 से 2017 तक का जब प्रीवियस ईयर का सवाल दे रहे थे उसमें आपको हम लाइव प्रूफ दिखा चुके हैं। ठीक है, तो उसे देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या प्रीवियस ईयर का वीडियो देखना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल को देखें, क्या सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखेंगे, सज्जन का जो आपका संधि विच्छेद होता है वह होता है सत जोड़ जन। क्या होता है, सत जोड़ जन, अर्थात ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सज्जन का क्या होगा संधि विच्छेद, तो सत जोड़ जन। नेक्स्ट आपको पूछा था, क्या प्रेमचंद्र की रचना क्या है। तो प्रेमचंद्र की इनमें से कौन सी रचना है, शेखर एक जीवनी, पूस की रात, या सिपाही की माँ, या मेरी वियतनाम यात्रा। तो याद रखना है, इनमें से जो प्रेमचंद की रचना है वह आपका पूस की रात है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इनमें से जो प्रेमचंद की रचना है वह आपका है पूस की रात। ठीक है, चौथा सवाल पूछा गया था, क्या जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है। आखिर वह कौन सा पूछा था, क्या जहां पहुंचना कठिन है उसे क्या कहेंगे, दुर्गम कहेंगे, दुष्कर, दुर्लभ, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, जहां पहुंचना कठिन हो उसको कहा जाता है दुर्गम। क्या कहा जाता है, दुर्गम। पांचवा सवाल था, क्या बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। सिंपल सा सवाल, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट है हम लोगों का, क्या सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है, क्या सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना, व्यर्थ की बातें करना। तो याद रखना है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका झूठ बोलकर ठगना। क्या होता है, झूठ बोलकर ठगना। सातवां सवाल था, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में यशस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यशस्वी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है, नेक्स्ट सवाल आप लोगों का है, क्या चिरीमार कौन सा समास है। तो चिरीमार आपका कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, या तत्पुरुष, या द्वंद्व। तो याद रखना है, आपका चिरीमार जो समास है वह है आपका तत्पुरुष समास। कौन समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नौवां सवाल था, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है सुरभि, तरु, मनोहर, या कुंदन। तो याद रखना है, सुंदर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा आपका मनोहर। क्या होगा, सुंदर का पर्यायवाची शब्द मनोहर। नेक्स्ट सवाल है, क्या किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो बताइए, ये जो लाइन दिया गया है यह रचनाकार का जो पंक्ति है इनमें से किसका ये पंक्ति है, किस लेखक का पंक्ति है। क्या नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर का, जिसमें आप अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़े होंगे उसी में यह बातें हैं कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। इसलिए इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है,
11वां सवाल था आपका, क्या तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना, तपोबल का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा आपका तपह जोड़ बल। क्या होगा? तपह जोड़ बल। ठीक है, आपको हम डायरेक्ट संधि विच्छेद इसलिए लिख के बताते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, ज़्यादा देखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे, डायरेक्ट रख लेंगे, जो करना है कर लीजिएगा आप लोग। क्या तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तपह जोड़ बल। क्या होगा? तपह जोड़ बल। 12 नंबर सवाल था, क्या राजेंद्र का संधि विच्छेद है? तो इस सवाल को हम कल भी देखे हैं। क्या राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना है, राजेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है राजा जोड़ इंद्र। क्या होता है? राजा जोड़ इंद्र, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अब, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? लाल मतलब होता है यहाँ बेटा। ठीक है, और पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। ठीक है, तो बताइए इनमें से क्या पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? मिट्टी लगने के भय से, कीड़ों के भय से, या ठंड की भय से, तो गिरने की भय से? तो याद रखना है, पुत्र वियोग में मां ने ठंड लगने की भय से उसे गोद से नहीं उतारा था। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो तुरंत ही आपको बताया क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता है? तो पुत्र वियोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्या कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन जो है आपका कौन सा समास है? तो आपको कल भी बताए हैं कि कमल नयन आपका जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, त्रिच के रचनाकार कौन है? त्रिच का रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे, त्रिच के रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी। त्रिच के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश जी। ठीक है, 17 नंबर सवाल था, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो याद रखना है, मीरा ने जब अपना प्रियतम माना था वह कृष्ण को माना था। किसको माना था? कृष्ण को। ठीक है, मीरा अपना प्रियतम किसे माना? कृष्ण को। याद रखेंगे, राम नहीं थे, कृष्ण उसका प्रियतम थे मीरा का। ठीक है, 18 नंबर सवाल था, क्या चतुर्भुज का कौन सा समास है? तो याद रखेंगे, आपका चतुर्भुज जो है आपका बहुव्रीहि समास था। कौन समास था? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, क्या रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? तो रघुवीर सहाय जो आपका लेखक है उसने किस विषय से एमए किया था? हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास या भूगोल से? तो याद रखना है, रघुवीर सहाय आपका अंग्रेजी से एमए किए थे। किससे किए थे? अंग्रेजी से। ठीक है, 20 नंबर सवाल है, क्या महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना है, महेश का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा महाजोड़ ईस। क्या होगा? महाजोड़ ईस, अर्थात ऑप्शन सही सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, महेश का संधि विच्छेद महाजोड़ ईस। ठीक है, 21 नंबर सवाल है, क्या जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? वाचाल, वागीश, वाचस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में आपका क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचाल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 नंबर सवाल था, क्या कमल का पर्यायवाची शब्द है सरोज, भानु, पुष्पधनवा या रसीम? तो याद रखना है, कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा आपका सरोज। क्या होगा कमल का पर्यायवाची शब्द? सरोज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए, क्या किस कवि का मूल नाम वैजनाथ मिश्र है? बहुत ही वीवीआई सवाल है और कई बार इसे बोर्ड में पूछा गया है। क्या किस कवि का मूल नाम वैजनाथ मिश्र है? त्रिलोचन, नागार्जुन, विद्यापति या प्रसाद? तो याद रखेंगे, मूल नाम वैजनाथ मिश्र जो है वह किस कवि का नाम है? तो वह किस कवि का नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा नागार्जुन। किसका नाम मूल नाम वैजनाथ मिश्र है? तो नागार्जुन का नाम जो था वह वैजनाथ मिश्र था। ठीक है, 24 नंबर सवाल है, क्या ओ सदा नीरा के लेखक हैं? तो सिंपल सा सवाल ये भी है, क्या ओ सदा नीरा के लेखक कौन हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। इस सवाल तो हलवा सवाल है, आप तो जानते ही होंगे क्या ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। ठीक है, 25 नंबर सवाल है, ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ओ सदा नीरा का जो है शीर्षक का संबंध किस विधा से है? उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक? तो याद रखना है, ओ सदा नीरा का संबंध किससे है? निबंध से है। किससे है? निबंध से। 26 नंबर सवाल है, क्या सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो सिपाही की माँ का निम्नांकित में से कौन है? तो बिस्नी है। क्या नाम है? बिस्नी। और उसकी बहन कौन थी? मुन्नी। लेकिन आपको यहाँ क्या पूछा जा रहा है? उनकी माँ। तो बिस्नी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन होगा? बिस्नी। ठीक है, 27 नंबर सवाल है, क्या सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का संधि विच्छेद जो होगा, याद रखेंगे आप लोग, सत्य जोड़ आचार। क्या होगा? सत्य जोड़
आचार। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का बी, सत्य जोड़ आचार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्या मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो प्रेम मार्गी कवि थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 28 सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को पता ही है, क्या इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर सवाल आता है, क्या उपवन में कौन सा समास है? तो सॉरी, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको बताए हैं कल भी, क्या उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन में आपका उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? उप। ठीक है, आजन्म कौन सा समास है? तो आजन्म आपका कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास आपका आजन्म है। ठीक है, आजन्म कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। 31 नंबर सवाल पूछा गया, क्या प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? अर्थात यह शब्द के अंत में लगेगा। ठीक है, तो प्रकाशित में कौन सा समास प्रत्यय है? सॉरी, प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। कौन सा है? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय। 32 नंबर सवाल है, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो सिंपल सा, छात्रों का रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। नाक काटना मुहावरा का अर्थ है। सिंपल सा सवाल ये भी, क्या नाक कटना मुहावरा का अर्थ है अपमानित होना? क्या होना? अपमानित होना। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, क्या अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं? तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए, क्या रघुवीर सहाय जी हैं। कौन है अधिनायक कविता के कवि, शीर्षक कविता के कवि? तो रघुवीर सहाय। 35 नंबर सवाल है बहुत सिंपल सा, क्या गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है? तो सिंपल सा, डींग हाँकना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो डींग हाँकना। 36 नंबर सवाल है, क्या आलसी का विलोम है तेजस्वी, विनम्र, परिश्रमी या उद्यमी? तो याद रखना है, आलसी का जो विलोम शब्द है वह है उद्यमी। क्या है? उद्यमी। 37 नंबर सवाल है, क्या भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय या सुखदेव? तो याद रखना है, भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किसके थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे भगत सिंह के पिता और चाचा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों के लिए, नीलांबर में कौन सा समास है? 38 नंबर सवाल है, क्या नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या बहुव्रीहि? तो याद रखना है, नीलांबर में आपका कर्मधारय समास है। कौन समास है नीलांबर में? कर्मधारय समास। 39 नंबर सवाल है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जो है आपके कैसे कवि माने जाते हैं? रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी, समन्वयवादी? तो याद रखना है, तुलसीदास जो है आपका समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, 40 नंबर सवाल है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। ठीक है, याद रखेंगे। 41 नंबर सवाल था, क्या कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? उसने कहा था त्रिच या बुध का कांटा, सुखमय जीवन? तो इनमें से त्रिच जो है आपका उदय प्रकाश जी का है, आपको पता है, तो चंद्रधर शर्मा की गुलेरी का ये नहीं हो सकता, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर सवाल आता है, भूषण की कौन सी कविता है? तो याद रखना है, भूषण की कविता जो है आपका कवित है। क्या है? कवित है। नेक्स्ट है आपका, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो याद रखना है, चक्रपाणी जो आपका समास है बहुव्रीहि समास है। कल भी आपको बताया है क्या चक्रपाणी आपका बहुव्रीहि समास है। 44 नंबर सवाल आता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल, शेखर एक जिबली गोदान या सरदिया? तो याद रखना है, इनमें से आपका मैला आंचल जो है वही आपका फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है, 45 नंबर सवाल पूछा गया, क्या निम्नांकित में कौन से कवि निरक्षर थे? तो याद रखना है, कौन से कवि इनमें से निरक्षर थे? कबीरदास, सुमित्रानंदन पद, विद्यापति या नागार्जुन? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 45 का ए, कबीरदास जो है आपका निरक्षर कवि थे। 46 नंबर सवाल है, क्या हाथ पैर कौन सा समास है? सिंपल सा सवाल है, हाथ पैर कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है,
अब हमारा बचा 4 सवाल, ठीक है। तो बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखना है बड़प्पन में जो आपका प्रत्यय होगा वो पन प्रत्यय होगा, कल भी बता चुके हैं इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल आता है कि वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है, फौजशाला, छावनी, एलओसी या बंकर। तो याद रखना है वह स्थान जहां सेना रहती है वह आपका कहलाता है छावनी, क्या कहलाता है, छावनी। 49 नंबर सवाल आता है क्या कायर का विलोम है बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान या अरवाड़िया। तो याद रखना है कायर का जो विलोम शब्द है वह है बहादुर, क्या होगा, बहादुर। 50 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, क्या दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भुखमरी की स्थिति, लाचार होना, कंजूस होना, इनमें से कोई नहीं। तो दाने दाने का तरसना मुहावरे का अर्थ होता है भुखमरी की स्थिति। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2019 के पूछे गए 50 के 50 ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करके आप उसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। तो इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सवाल को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।